Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 13th August, so let's get started. हमारे पास आज तीन important topics हैं apart from जो न्यूज़पेपर में हमारी prelims perspective से short and small news होती हैं. Okay, so first is cloud over SEBI chief. तो यहाँ पर बीजेपी टोटली अगेंस्ट है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप करने के. वो जब भी अडानी ग्रुप का नाम आता है बीजेपी का स्टैंड इसी तरह का रहता है. राइट. स्कैम क्या है ये मैंने आपको समझा दिया था पिछले सेशन में, और वैसे भी आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि इशू था क्या. अल्टीमेटली ये एक फेयर प्रोब का इशू है. पहले जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी तो उसने कहा था अडानी ग्रुप पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि किस तरीके से उन्होंने शेयर्स की प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है. फिर उसी के रिगार्डिंग जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो इसने कहा कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो सेबी ने कहा था हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे. अब नई रिपोर्ट में ये आया है कि सेबी की जो चीफ है मिस बुच, इनके तो खुद के शेयर्स लगे हुए हैं अडानी ग्रुप की ऑफशोर एंटिटीज में. राइट. तो फिर क्या ये प्रोब जो हुई है सेबी के द्वारा, क्या ये फेयर थी या नहीं थी, बस ये केस है यहां पर. चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू एनआईआरएफ रैंकिंग. नो, ये कई कैटेगरीज में देता है. लास्ट ईयर इसने 13 कैटेगरीज में रैंकिंग की थी, इस बार इसने 16 कैटेगरीज में रैंकिंग की है. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर. और ये तीन न्यू कैटेगरीज जो इंक्लूड किए वो एक्चुअली अच्छा डिसीजन था. फर्स्ट इज ओपन यूनिवर्सिटीज लाइक इग्नू, सेकेंड इज स्किल यूनिवर्सिटीज जैसे सिम्बायोसिस, एंड थर्ड वन इज स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जैसे आपकी तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी. राइट. ये तीन न्यू कैटेगरीज इस बार ऐड की गई है. टोटल जो रैंक की गई है वो 16 कैटेगरीज में की गई है. सो एज ऑलवेज, जो कि पिछले 6 साल से हम लगातार देख रहे हैं, आईआईटी मैड्रास, इट हैज बीन द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट 6th टाइम सिंस 2019. क्योंकि ये रैंकिंग स्टार्ट की गई थी 2018 से. आईआईटी बॉम्बे को मिला है बेस्ट इनोवेशनल इंस्टीट्यूट, जामिया हमदर्द बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस इसे बेस्ट डेंटल स्कूल का अवार्ड मिला है, चेन्नई में है ये. आईआईटी रुड़की फर्स्ट पोजीशन मिली इन दी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग. नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु का बेस्ट है. तो ये सब आपके डिसीजन के लिए कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन सी फील्ड के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे देश में सबसे बेस्ट है. IARI, this is the best institute to study agriculture and allied sector. Similarly, IGNOU, best open university, Symbiosis skill and professional university, ये अपनी कैटेगरी में बेस्ट रही है. अल्टीमेटली हमें जानना है NIRF के बारे में, तो इसको हम देख लेते हैं अपने यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. इनकी रैंकिंग वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी प्रोवाइडेड कि आप उस स्टेट से ना आते हो, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता हो. NIRF, National Institutional Ranking Framework. This was the initiative of Ministry of Education. First point to remember, launched in 2018 to rank higher education institutions across the country. एक ऑब्जेक्टिव मैथडोलॉजी फॉलो की जाती है इनकी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए. इसके की फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी रैंकिंग. ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट है तो उसको अलग रैंकिंग देंगे एंड सो ऑन. मल्टी डिसिप्लिनरी रैंकिंग की जाती है यहाँ पर across various disciplines like engineering, management, medicine, law, architecture, pharmacy, and overall institution ranking. It also includes the special categories like universities, colleges, and research institute, जैसे कि ऊपर हमने देखा. ठीक है, ये ओवरऑल रैंकिंग, टॉप यूनिवर्सिटीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज. पैरामीटर्स, ये इंपॉर्टेंट है कौन से पैरामीटर्स पर इनको असेस किया जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे 5 पैरामीटर्स होते हैं, उनके अंडर में फर्दर डिविजन्स होते हैं. टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इट इंक्लूड्स कि आपके यहाँ पर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, यानी कि सपोज 40 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, दैट इज कंसिडर्ड एज गुड. ओके, फैकल्टीज की क्वालिफिकेशंस क्या है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज. सेकेंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस. आपके यहाँ से जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उनकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों यहाँ पर मैटर करती है. आपके इंस्टीट्यूट को पेटेंट्स कितने मिले हैं, स्पेशली आईआईटीज. राइट. प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं आपकी. थर्ड कैटेगरी इज ग्रेजुएशन आउटकम. दैट मीन्स कितने प्लेसमेंट हुए आपके यहाँ से. जैसे इस बार हमने देखा आईआईटी बॉम्बे से 38% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट नहीं हुए थे. हायर स्टडीज कितने लोग कर रहे हैं इसके आगे, एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएशन आउटकम्स. फोर्थ पैरामीटर इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी.
ये कंसिडर करता है कितनी विमेन का रिप्रेजेंटेशन है आपके इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग में अधिकतर लड़के ही आ रहे हैं, लड़कियां कितने परसेंट है वो भी मैटर करता है। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कितने हैं, SC SC हो जाए आपके, या फिर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, या ट्रांसजेंडर्स हो जाए, उनका कितना इंपॉर्टेंस है, और रीजनल डाइवर्सिटी कितनी है आपके इंस्टीट्यूट में। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ पर जो आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलरली लाइक महाराष्ट्र के बच्चे हैं सब, या दिल्ली के ही बच्चे हैं, या सिर्फ अर्बन एरियाज के ही बच्चे हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी भी मैटर करती है रैंकिंग में। एंड परसेप्शन, ये बेस्ड होता है कि आपके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन कैसी है अमंग योर पियर्स, एकेडमिक्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। सो अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आपसे तो ये 5 पैरामीटर्स आपको याद होना जरूरी है। बाकी के बेसिक पॉइंट्स है डेटा कलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंसेंटिव्स। सिग्निफिकेंस में एटलीस्ट हमें एक क्वालिटी का आइडिया लगता है कि हम जो इंस्टीट्यूट अगर कोई ज्वाइन करने जा रहा है तो उसका उसके बारे में ये सारे पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, वहां से रिसर्च किस तरह की होती है, कितने पेटेंट्स उसने अचीव किए हैं अभी तक, प्लेसमेंट रेशियो क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज कि हमें यहाँ से एक क्वालिटी का पता चलता है। सेकंड इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। अब आपको जब पता है कि कौन सा बेस्ट है किस पैरामीटर पर, तो फिर आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं। थर्ड इज इट प्रमोट द एक्सीलेंस। एक तरह का कंपटीशन आता है यूनिवर्सिटीज में, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर किसी एक यूनिवर्सिटी से पेटेंट्स बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, उनके यहाँ रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर आपके अंदर भी वो आता है कि अगर हम सेकंड या थर्ड रैंकिंग पर हैं तो हमें किन पैरामीटर्स पर वर्क करने की जरूरत है ताकि नेक्स्ट ईयर हम अपनी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकें, राइट। आप रिकग्नाइज कर रहे हो, यहाँ पे रिवॉर्ड कर रहे हो आप इंस्टीट्यूट को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीचिंग, रिसर्च, इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच। फोर्थ सिग्निफिकेंस इज इट एनकरेज द रिसर्च एज वेल एज इनोवेशन, क्योंकि ये की पैरामीटर है, तो यहाँ पे आपको रिसर्च वगैरह में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपको पेटेंट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा हासिल करने होंगे। थर्ड इज एनहांस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। इट गेन द विजिबिलिटी ऑन द ग्लोबल स्टेज, लाइक जैसे हमारे यहाँ भी IIT मैड्रास ने जंजीबार, तंजानिया, ठीक है, वहां पे सेंटर खोला हुआ है। एक और सेंटर हमने UAE में खोला है, राइट। तो एक ग्लोबल आउटरीच भी बढ़ रही है, स्पेशली हमारे IITs की, ठीक है। आप कोलैबोरेट भी कर रहे हो अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ वर्ल्ड ओवर। बट इसके साथ इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट इज डेटा रिलायबिलिटी। There is concerns about the accuracy and reliability of data submitted by the institutions. Some critics argue that institutions might inflate their data to achieve better ranking. ठीक है, इस पे क्या हम ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने जो अपने यहाँ डेटा दिया है कि हमारे यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो इतना है, या हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी इतनी है, इंक्लूसिविटी है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ठीक है, वो इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, बड़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क इस पे उठता है डेटा रिलायबिलिटी का। सेकंड इज परसेप्शन बायस। अब ये जो परसेप्शन पैरामीटर रखा गया जो हमने ऊपर देखा, इट अकाउंट्स फॉर ए पोर्शन ऑफ ओवरऑल स्कोर and has been criticized for being subjective and potentially biased. It relies on opinions from academia and industry. अब बात ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को लेके परसेप्शन कैसे बनाओगे अपना। देखिए, हालांकि कहने के लिए आप कह सकते हो कि वहाँ के बच्चे कितना प्लेसमेंट ले रहे हैं, कितने पैकेज पर जा रहे हैं, किस किस कंपनी के पास जा रहे हैं, या इंडस्ट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा रिक्रूट करने आ रही है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो उस पर बेस्ड परसेप्शन होता है, तो वो सब्जेक्टिव होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको प्रूव कर सको कि देखिए हमारी इंस्टीट्यूट का परसेप्शन सबसे अच्छा है। इंडिया में इन जनरल IIT का, सभी IIT से शायद परसेप्शन अच्छा ही रहता है। Overemphasis on certain parameters. Critics argue that NIRF framework might overemphasize certain parameters like research output, which may disadvantage institution that is focused more on teaching and less on research. अब ये भी है कि आपने बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रखा है रिसर्च पर्पज को, बट द थिंग इज कि हो सकता है कि कुछ लोग अपने यहाँ पर सिर्फ टीचिंग पे ध्यान दे रहे हो, बच्चों को अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट पर ध्यान दे रहे हो रादर देन कंडक्टिंग इन हाउस रिसर्च। Inclusion of all institutes. Not all higher education institutions in India participate in NIRF, leading to concerns that the rankings may not fully represent the diversity of Indian higher education system. सारी यूनिवर्सिटीज ने सारे इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें कुछ आई थिंक 6,000 समथिंग इंस्टीट्यूशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये पूरी क्लियर पिक्चर तो हमें नहीं दिखा था। नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल की बात है यहाँ पर, ये मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था, बट अभी के लिए ये वापस ले लिया गया है, एक फ्रेश ड्राफ्ट बना के लाया जाएगा और इसमें जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे थे उनको गवर्नमेंट दोबारा से रिव्यू करेगी, ठीक है। तो अभी के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल आप ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, जब आएगा तब उसको देख लेंगे दोबारा। पॉक्सो, अब पहले मैं आपको
पॉक्सो एक्ट करवा चुका हूं पूरा इन डेप्थ, राइट। तो हम सेम चीज दोबारा नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है। फर्स्ट थिंग इज, यहां पर सेक्शन 3 इसमें वर्ड यूज हुआ है पर्सन। इसे मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूं, ये याद रखिएगा, पॉक्सो ही एक लौता ऐसा एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है। अगर कोई लड़की ने भी किसी अंडर 18 बॉय के साथ कुछ गलत किया होगा तो उसे भी सजा होगी। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि यहां पर पॉक्सो में सेक्शन 3 जो यूज करता है वो यूज करता है वर्ड पर्सन, ना कि मैन और वेमेन। लेकिन अब जैसा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट जब लॉ बनाते हैं तो इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। जैसे हमने ट्रांसजेंडर बिल में डेफिनेशन जो थी वो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया के एक्ट से कॉपी मार ली, ठीक है, जबकि उनके सिचुएशन अलग है ट्रांसजेंडर्स को लेके, हमारे यहाँ अलग है। उसी तरीके से आपने पॉक्सो में ये तो कर लिया कि आपने सेक्शन 3 में तो लिख दिया पर्सन, बट एट द सेम टाइम आपने इसी एक्ट में आगे चल के वर्ड यूज करा है ही। ओके, वहां आपने कीवर्ड क्यों यूज करा फिर? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंड लिया है कि इसको हम रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं दे सकते। हम ये नहीं बोलेंगे कि ही का मतलब यहाँ पे सिर्फ मेल है। ओके, अब ये केस जो गया था उसमें विमेन ने ये आर्ग्यू किया था कि मैं तो विमेन हूं, तो मुझे ये पेनिट्रेटिव असॉल्ट वाली बातें मुझ पे लागू नहीं होती। तो कोर्ट ने कहा कि नो, विमेन कैन ऑल्सो बी ट्राइड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, और भी ये सारा इशू यहीं से शुरू हुआ था। सेक्शन 3 वाज राइट, जेंडर न्यूट्रलिटी दिखा रहा है, बट फिर आपने इस एक्ट में ये ही वर्ड क्यों यूज किया? ये होता है जब लॉ ठीक से नहीं बनाया जाता ध्यान से। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ए विमेन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। द ऑफेंस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मैन। ओके, पॉक्सो एक्ट, the accused argued that since she was a woman, offense of penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault could not be made out against her. But कोर्ट ने कहा है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, because POCSO is a gender neutral legislation and it hold perpetrators regardless of their gender. POCSO Act was enacted to protect children from sexual offences regardless of whether an offence is committed upon a child by a man or a woman. Okay. बाकी इस एक्ट को पूरा डिटेल हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कभी आप बोलेंगे दोबारा करना है तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में कर देंगे, बट मुझे जहां तक अभी तक मुझे जितना दिखता है, बच्चे जो हैं, ठीक है, आप में से कुछ एक बच्चे वही हैं जो पहले से फॉलो उसको कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा। बाकी अगर कोई न्यू स्टूडेंट जो पहली बार देख रहा होगा तो धीरे धीरे हम लोग इनको कवर कर लेंगे। यू जस्ट नीड टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। देखिए, न्यूज में जो भी टॉपिक मैं स्किप करता हूँ किसको हम पहले कर चुके हैं, यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि ये टॉपिक दोबारा करवाना है, ठीक है, तो वो कुछ दिन के अंदर दोबारा से हम कर लेंगे। तुंगभद्रा रिपेयर दी वाटर रिपेयर्स, इसके गेट वगैरह टूट गए थे, उसको रिपेयर किया गया, वाटर को डाइवर्ट कर दिया गया कैनाल्स की तरफ। और इसी से रिलेटेड हमने पिछले सेशन में क्या कवर किया था? हमने डैम सेफ्टी एक्ट अच्छे से कवर कर लिया था, डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ठीक है। इसके पूरे फीचर्स देख लिए थे, सिग्निफिकेंस देख लिए थे एंड चैलेंजेस देख लिए थे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग और मेंस 450 में भी कवर करते हैं, राइट। तो वही चीज हम लोग अब न्यूज़पेपर में भी इंक्लूड करने लगे हैं ताकि इसको और हॉलिस्टिक बनाया जा सके, क्योंकि सारे बच्चे तो वहां एनरोल नहीं होते हैं। सेंट्रल स्टेट्स आर इन फॉर कन्फ्रंटेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब सेंट्रल, ये सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मेंस 450 प्लस का एक सेशन किया था मैंने, फिस्कल फेडरलिज्म, राइट। वहां हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। और यहाँ पे आप फैक्ट डेटा भी देख सकते हैं। इनका कहना है द स्टेट्स हैव लॉस्ट 5.26 lakh crore between 2015 to 2018-19 from levy of cess and surcharge, because जो डिविजिबल पूल होता है उसमें सेस और सरचार्ज ये स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जाते, ये सेंटर एक्सक्लूसिवली अपने पास रखता है। अब सेंटर क्या करता है कि ओवरऑल टैक्स नहीं बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर शेयर करना पड़ेगा पूरा टोटल रेवेन्यू। सेंटर बढ़ाता रहता है सेस और सरचार्ज, जो कि एक्सक्लूसिवली वो अपने पास रखता है और स्टेट के साथ शेयर नहीं करना पड़ता है। तो ये इतने करोड़ का लॉस हुआ है स्टेट गवर्नमेंट्स को इन दीज 5 years। इसे मैंने ये सेशन पूरा कवर किया था आपके साथ डिटेल में ऑन फिस्कल फेडरलिज्म। मेंस 450 की प्लस के वीडियो सब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, वो आपको सिर्फ ऐप पे ही मिलेंगे। सीबीआई नीडी, इन दोनों पे मैंने आपको नोट दिया था एंड पीडीएफ फाइल भी दी थी। सीबीआई को भी हमने डिटेल में कवर किया था, ये आपकी लक्ष्मीकांत ने भी दिया हुआ है, और ईडी को भी हमने डिटेल में कवर किया था, ठीक है। ये दोनों आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मेंस में अगर पूछा जाएगा तो सीबीआई से रिलेटेड आपसे चैलेंजेस पूछे जाएंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस पे हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं, क्यों इसको केश पैरेट बोला जाता है।
ओके, तो ये दोनों टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ उठा सकते हैं, सीबीआई की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। 7 किल्ड इन स्टैम्पडे एट टेम्पल इन बिहार जहानाबाद। अब ये हमारे यहाँ होते रहते हैं। थोड़े दिन पहले यूपी में भी एक कोई बाबा थे, आई डोंट रिमेम्बर उनका नाम, ठीक है, वहां भी काफी 200-300 लोग मारे गए थे। तो इसको मैं आपके साथ डिटेल में कवर करूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि आखिर इसको रोकने के लिए हम लोग क्या मेजर ले सकते हैं। ठीक है, ये डेथ बहुत होती है, कुंभ मेला आता है वहां हो जाएगी, कहीं मंदिरों में किसी बाबा के प्रवचन में, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर करवा दूंगा। एंटी टेरर ऑपरेशन इन किश्तवाड़, ये जम्मू में वही सब चल रहा है। हमने थोड़े दिन पहले ऑन 8 अगस्त हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या फैक्टर्स हैं इन सभी वायलेंस के पीछे, गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है। एट द सेम टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो मैंने अपलोड किया है ऐप पे, उसमें मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की थी जो आपको मेंस में इस बार क्वेश्चन मिल सकता है। अगर आप 24 का मेंस देख रहे हैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल सकता है कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आर्टिकल 370 को हटाए, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये चीज आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने वहां पे कवर करवा दी थी। राइट, यहाँ पे ये सब पढ़ाऊंगा अगर मैं आपको कि ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, इससे कुछ नहीं होगा। दो ही चीजें जाननी होती है कि आखिर जम्मू में अचानक से वायलेंस इंक्रीज क्यों हुआ है, टेररिस्ट अटैक क्यों इंक्रीज हो गए हैं, और गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए क्या मेजर्स ले रही है और क्या लेने की जरूरत है। वो एक टॉपिक आपका कवर होता है। दूसरा कि 5 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदला है सिंस द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये दोनों टॉपिक मैंने आपके साथ कवर कर दिए हैं। स्टैम्प पेटी पे हम जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशन करेंगे 1-2 दिन के अंदर। जम्मू कश्मीर नाउ डेट फ्री एंड सेट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सेज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वो डेट फ्री हो गया है, नो डाउट, सेंटर ने काफी फंडिंग दी है वहां पर, और यही ये सारी चीजें मैंने उसमें आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में कवर कर दी है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है एंड ऑल दोस थिंग्स। सीएए, थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था न्यूज एनालिसिस में, सो वी आर ऑल्सो डन विद दिस टॉपिक। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी चैनल फॉलो कीजिए, किसी भी डिस्कशन को देखिए, बट एक कंटिन्यूटी में एक ही जगह फॉलो कीजिए, इधर उधर जंप मत कीजिए कि मैं यहाँ से भी कर लूँ वहां से भी कर लूँ, क्योंकि अभी इतनी सारी चीजें जो ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं पिछले 10-15 दिन में, तो फिर इसको बार बार रिपीट क्यों करना। राइट, सिर्फ स्टैम्पिड यहाँ से हमें एक नया टॉपिक मिलता है जिसको हम दोबारा करेंगे। चांदीपुर वायरस गुजरात एंड महाराष्ट्र में, ठीक है, मोस्टली गुजरात में था। वी आर डन विद दिस, आपको फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे तो हमने चांदीपुरा वायरस पर भी पूरा एक नोट दिया था आपको। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है ना, ऑल दोस थिंग, तो सेम चीज पे नहीं जाएंगे। सब कोटा वर्डिक्ट ST SC के, इस पर मैंने इसके साथ आपके यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है इसके ST SC के लिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी बात नहीं करता है सब क्लासिफिकेशन की। और मैंने आपके साथ सारे केस भी डिस्कस किए थे सुप्रीम कोर्ट के, 8-10 केस थे जिसमें ये रिजर्वेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ है। राइट, तो उसी में से एक केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि सब क्लासिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन अब जाके जो हियरिंग इन्होंने अभी जो जजमेंट दिया है रिसेंटली, उसमें इन्होंने कहा है कि सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड। अब अपने दिमाग से एक डाउट निकाल दीजिएगा, सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया गया है, क्रीमी लेयर के कंसेप्ट बनाने की बात नहीं हुई है अभी ST SC में। ठीक है, क्रीमी लेयर जैसी बातें नहीं हुई है, सब क्लासिफिकेशन किया गया है सिर्फ। ब्रॉडकास्टिंग बिल, अब वो दोबारा ड्राफ्ट बन के आएगा, तो जब आएगा तब देखेंगे, अभी काम का नहीं है। आपने टीवी पे अधिकतर देखा होगा, स्पेशली रिपब्लिक भारत, वो अर्नब गोस्वामी वाला चैनल, वो इतनी फेक न्यूज दिखाता है कि वो पुराने पुराने वीडियोस दिखाता है, जब पुरानी कहीं किसी मिसाइल से कोई डैमेज हुआ होगा, कहीं एक दूसरे पे अटैक हुआ होगा, वो आज भी दिखाता है, ये देखिए गाजा में हो रहा है, ये देखिए यूक्रेन में हो रहा है। कहीं बहुत पहले साइक्लोन आया होगा, डिजास्टर हुआ होगा, कहीं ह्यूरिकेन आया होगा, अमेरिका की फोटो, उस डिजास्टर की फोटो उठा के इंडिया में चिपका देता है, देखिए ये अम्फान से हुआ है, जबकि वो थी उधर कैलिफोर्निया का। तो इसीलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है टीवी चैनल्स के लिए कि आप जब भी इस तरह का कोई वीडियो या फुटेज दिखा रहे हैं पुराने, तो आपको उस पर डेट और टाइम दोनों मेंशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप 2 साल पुराना कोई वीडियो उठा के दिखा रहे हो, देखिए ये आज बांग्लादेश में हो रहा है, और ये किया लोगों ने। ठीक, कुछ वीडियोस थे जो हमारे बेंगलोर में ही हुआ था, अमंग द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ओनली, दे वर ट्राइंग टू रेप ए गर्ल, और उसी वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया अब जाकर कि ये हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है बांग्लादेश में। सो ये इंश्योर किया गया है कि इस तरह की फेक न्यूज और इनको रोकने के लिए टीवी चैनल्स को वीडियो के साथ डेट और टाइम मेंशन करना जरूरी है। Union government issued an advisory to private television channels and instructed them to ensure that the visuals of disaster, natural calamity, and major accidents prominently display the date as well as timestamp on top of the footage. Okay, let's move further. All right. अब आयुष को भी इंक्लूड किया जाएगा इन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आज। यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द इंक्लूजन ऑफ आयुष पैकेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका गोल क्या था स्कीम का?
to provide health cover of rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care. अब देखिए सेकेंडरी और टर्शरी केयर पे फोकस किया गया है, प्राइमरी केयर की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यही चीजें प्रीलिम्स में गलती कराएंगे आपसे, राइट। और ये पर मेंबर नहीं, पर फैमिली पर ईयर। Hospitalization to approximately 55 crore beneficiaries corresponding to 12 crore families constituting bottom 40% of the population, right? तो ये गलतियां नहीं करना है एग्जाम में कि प्राइमरी मान लो। इस टॉपिक को तैयार करते हैं पूरा। लॉन्च कब की गई? 2018 में। फोकस क्या था? अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। दैट इज बॉटम 40%। कितने लोगों को? 55 करोड़ लोगों को, ठीक है। ऑन एन एवरेज 12.5 करोड़ फैमिलीज को, राइट। पर फैमिली पर ईयर 5 लाख का कवरेज। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, क्योंकि इसकी हमें रीच एंड एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है ओवर 50 करोड़ पीपल। यहाँ पे 55 मेंशन है तो हमने 55 लिख लिया। एक्सेस देना है टू हेल्थ केयर सर्विसेज, फोकस किस पे होगा? सेकेंडरी सर्विसेज पर एंड टर्शरी केयर पर, और दोनों को एनरोल किया जाएगा इसमें, पब्लिक हॉस्पिटल्स को भी एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी। कैशलेस एंड पेपरलेस, इट ऑफर्स कैशलेस एंड पेपरलेस access to health services, ensuring that beneficiaries do not have to worry about out-of-pocket expenses, which is a significant barrier to accessing healthcare. Right? So that is first point, universal health coverage ensure करना है। Second is financial प्रोटेक्शन देनी है, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है। जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करा लिया, उसका खर्चा मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी तो आपको ठीक होने तक बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, दवाइयों के, तरह तरह के। It aims to reduce the financial burden on the poor and vulnerable by covering up to 5 lakh per family per year for hospitalization costs. The financial protection is crucial where healthcare expenses are one of the leading cause of poverty. एक कैंसर आ जाए लाइफ में और इंसान कब मिडिल क्लास से पुअर क्लास में चला जाएगा पता भी नहीं चलता, ठीक है। इतनी कॉस्टली होती है चीजें। प्रिवेंशन ऑफ कैटेस्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, preventing catastrophic health expenditure that can push families into debt and poverty due to unexpected medical cost. Third is improvement in health outcome. आज हम कैंसर कैपिटल बने बैठे हैं वर्ल्ड की, ठीक है, हम डायबिटिक कैपिटल बने बैठे हैं वर्ल्ड की, तो हेल्थ आउटकम इंप्रूव हो उसके लिए हमें क्या इंप्रूव करना है? एक्सेस टू क्वालिटी केयर, ठीक है, स्पेशली सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर। थर्ड इज एनकरेजमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब गुटखा लोग खाएंगे, सिगरेट पिएंगे और उसके बाद कहेंगे कैंसर हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव भी जरूरी है, और प्रिवेंटिव तभी हो सकता है जब अर्ली डायग्नोसिस किया जाए। जहां आपको थोड़े से सिम्टम्स दिखें किसी बीमारी के, आप जल्दी से अपना डायग्नोसिस कराएं तो आप ज्यादा जल्दी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मेन चीज ये है कि अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत देखें तो वो बहुत पुअर है, ठीक है। तो पहला तो वी नीड टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन दिस, इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट hospitals under the umbrella has encouraged the private sector to participate in providing healthcare services. बट अब इसका एक चैलेंज हम अभी देखेंगे और हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक ही सिम कार्ड पर 9.6 लाख कार्ड बना दिए थे इन्होंने एक ही मोबाइल नंबर पे। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल से वो बेवजह सर्जरी रेकमेंड कर देते हैं, आप ये सर्जरी करा लीजिए आपको ये हो गया, पेट में दर्द है अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लो, क्योंकि उनको सरकार से फिर ये पैसा मिल जाएगा। बट द थिंग इज कि लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट भले ही कर रहा हो लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, अभी हम चैलेंजेस में डिस्कस करेंगे उसको। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस, द स्कीम हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड प्राइसिंग गाइडलाइंस हेल्पिंग इन यूनिफॉर्म डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दोस थिंग, वो सब बोल बच्चन आप लिख सकते हो। चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट इज फंडिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। इतने लार्ज स्केल पर आप, आई मीन इज इट पॉसिबल? आप सोचिए जरा, 5 लाख रुपीज इंटू 55 करोड़, ये पॉसिबल है? ठीक है, 55 करोड़ लोगों को दे रहे हो, चलो हम अगर 12 करोड़ हाउस होल्ड ही पकड़ लें, तो 12 करोड़ इंटू 55 लाख, सॉरी इंटू 5 लाख, ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने इतना बड़ा टारगेट तो सेट कर लिया, बट इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी कितनी है वो देखना होगा। लार्ज स्केल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कंटिन्यूअस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। There are concerns about the long-term sustainability of this scheme, given the potential for rising healthcare costs and fiscal burden on the government.
सेकंड इज स्टेट लेवल पर डिस्पैरिटीज हैं ऑलरेडी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट्स को मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, चाहे ये फसल बीमा योजना ले लो, पीएम राइस सॉरी पीएम राइस स्कूल ले लो आप, सॉरी श्री पीएम श्री स्कूल ले लो, या फिर ये पीएम जन आरोग्य योजना। स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये है कि अगर हर चीज प्रधानमंत्री के नाम पे चलेगी तो फिर हमें कौन वोट देगा। आप स्टेट से फंडिंग तो ले रहे हो, आप शेयर तो ले रहे हो स्टेट से, लेकिन स्टेट को क्रेडिट बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट किस नाम पे वोट मांगेगी। Implementation of this scheme requires coordination with the state government, many of which run their own health insurance scheme. Balancing the funding and integration of these schemes with PMJ has proven to be challenging. Second is awareness and enrollment. There is lack of awareness. Despite its widespread reach, significant portion of eligible population remains unaware of this and its benefits. This lack of awareness affects their enrollment rates and utilization of services under the scheme. ठीक, आप सिम कार्ड के लिए तो जगह जगह पे स्टॉल लगा देते हो, सिम ले लो, ठीक है, बट इस तरह के स्टॉल सरकार कभी इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं लगाती, जहां आपको सब कुछ समझाया जाए कि ये इसके फायदे क्या है और ये आपको कितना काम आएगा बाद में। लोग दौड़ते फिरते हैं अपने कार्ड बनवाने के लिए, लोग ही उल्टा परेशान होते हैं कि हमारा पीएमजे का कार्ड बनवा दीजिए। कॉम्प्लेक्स एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर दोज अवेयर ऑफ द स्कीम, द एनरोलमेंट प्रोसेस कैन समटाइम बी cumbersome, particularly for illiterate and semi-literate population. Ensuring that all eligible families are correctly identified and enrolled remains a logistical challenge. अब logistical challenge, but अगर आप सड़क पे छोटी छोटी चीजें बेच सकते हो, आप इलेक्शन में जगह जगह पर अपने कैंप लगवा सकते हो, तो फिर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर सरकार की विल पावर हो कि हमें करना है ये। फ्रॉड एंड मिसयूज, बहुत फ्रॉड हुए हैं, ठीक है, हमने न्यूज़पेपर के साथ ही डिस्कस किया था, एक सिम पर 9 लाख कार्ड बना दिए गए, एक ही सिम कार्ड या एक ही मोबाइल नंबर पर। द स्केल ऑफ पीएमजे मेक्स इट वल्नरेबल टू फ्रॉड एंड मिसयूज, और प्राइवेट सेक्टर तो बेवजह सर्जरी कर रहे हैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर हॉस्पिटल्स हैव मेड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स लीडिंग टू लॉस ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडरमाइनिंग द स्कीम्स क्रेडिबिलिटी। Second is monitoring and auditing. Effective monitoring and auditing mechanism are required to prevent fraud. However, the current system may not be robust enough to handle the vast number of transaction claims under PMJ. And you know, जब ये चीज किसी और ने नहीं कही थी, ये खुद सीएजी ने कही थी कि एक मोबाइल नंबर पर 9.6 लाख कार्ड रजिस्टर है, ठीक है, और भी कई सिंगल मोबाइल नंबर पर लाखों कार्ड रजिस्टर है। और जब सीएजी ने ये बात कही तो इनकी जो टीम थी, सीएजी अकेले नहीं होते पूरी टीम के साथ, इनकी टीम के 3 मेंबर का ट्रांसफर कर दिया गया केरल। तो सरकार तो खुद ऐसा लगता है कि फ्रॉड को छुपाना चाह रही है रादर देन उसको करेक्ट करना। क्वालिटी ऑफ केयर, देयर इज वेरिएबिलिटी इन हेल्थ केयर क्वालिटी, ठीक है, अलग अलग एरियाज में अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स तो उनकी हालत खराब है ऑलरेडी, वो क्या टर्शरी केयर प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली रूरल एरियाज, अंडर सर्व्ड एरियाज। एंड सेकंड इज ओवरबर्डन पब्लिक हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल्स में जाइए, एक एक बेड पर 2 मरीज लेटे हुए हैं, कहीं 3 मरीज लेटे हुए हैं, कोई जमीन पे लेटा हुआ है। So there is already overburdened public hospital leading to longer waiting time, resource constraint, potentially compromised care. Logistical and operational challenge में there is implementation gap as well as there is coordination between public and private sector, ये भी उतना अच्छा नहीं है। Effective collaboration between public and private hospital is crucial for success of PMJ. However, coordination issues can arise affecting the seamless delivery of service to beneficiaries. Next is data privacy and security. अब ये जनरली होता है कि किसी पर्सन को सपोज एड्स जैसी कोई बीमारी है, अब उसका डेटा कई बार ब्रीच हो जाता है। याद कीजिए एम्स पर अटैक हुआ था, ठीक है, साइबर अटैक हुआ था, इसकी वेबसाइट डाउन रही थी, काफी डेटा चोरी कर लिया गया था पेशेंट का 2 दिन में। द डिजिटल एंड पेपरलेस नेचर ऑफ पीएमजे रिक्वायर्स द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल हेल्थ डेटा। Ensuring the privacy and security of this data is a critical challenge, particularly in context of increasing cyber threat. ओके, तो हमने यहाँ पर चैलेंजेस देख लिए इसके और सिग्निफिकेंस देख लिए, और अगर मेंस में पूछा जाएगा आपसे तो यही पूछा जाएगा सिर्फ। एक और टॉपिक है आई थिंक ऊपर अभी, हाँ, मोस्ट सिक्योरिटी कैंप्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड सेटअप ऑन ट्राइबल प्रॉपर्टीज। अब आपने ट्राइबल प्रॉपर्टीज से जमीन ली, फर्स्ट पॉइंट इज दैट विदाउट उनके कंसेंट लिया आपने, उनका कंसेंट लिया नहीं, आपने ले ली। और आपने क्यों ली? क्योंकि मैंने आपको करवाया था, पूरा का पूरा बिल करवाया था मैंने आपको, तब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या प्रोविजन लेके आए कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग आपसे जमीन ले सकते हैं कम से कम 10 किलोमीटर तक की एरिया से। अब यहाँ पर आपने ले लिया कि हमें सिक्योरिटी कैंप के लिए जमीन चाहिए, आपने ले लिया कि हमें रोड बनाने हैं गाड़ियों की मूवमेंट के लिए, फोर्सेस की मूवमेंट के लिए,
लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पर कि एग्जैक्टली जो रोड्स इतने ब्रॉड बनाए जा रहे हैं जहां से बड़ी बड़ी माइनिंग की क्रेन्स जा रही हैं, ठीक, तो ये सिक्योरिटी कैंप और ये रोड्स वगैरह बनाने के लिए हमारी जमीनें तो ले ली गई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन असल में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है दिमाग में रखते हुए माइनिंग कंपनीज को। राइट, सो दिस इज द इशू। Most of the security camps set up in Chhattisgarh and Jharkhand post 2019 have come up on private and community properties। ठीक है, आपने प्राइवेट लैंड भी ले लिया ट्राइब्स का, आपने उनका कम्युनिटी लैंड भी ले लिया विदाउट देयर कंसेंट एंड इन सीवियर वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। The proliferation of paramilitary camps set up in violation of several laws. The layout and the width of the roads make it quite clear in many cases that they are meant for facilitate mining operations. They are built without people's consent. 51 mining leases have been granted in the Bastar region, of which only 14 are with the public sector. इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है काफी ज्यादा कैपिटलिस्ट लोगों की तरफ झुकी हुई है। एक तो आप जमीन भी ले रहे हो उनकी, फिर वो जब हथियार उठा लेते हैं तो आप कहते हो नक्सलाइट्स हैं ये लोग। जब वो अच्छे से प्रोटेस्ट करते हैं डेमोक्रेटिकली तो आप उनको फोर्सफुली हटा देते हो। फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता, वायलेंस की तरफ जाते हैं, तो फिर आप कहते हो कि ये तो नक्सलाइट्स हैं। तो आप एक तो लॉ को गलत तरीके से तोड़ रहे हो, ठीक है, आपने उनका कंसेंट नहीं लिया, उनकी जमीनें ले ली, उनका कम्युनिटी एरिया भी ले लिया आपने, और फिर उसके बाद आपने हद से ज्यादा माइनिंग लीज देना शुरू कर दी, और वो भी आपने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे रहे हो। ओनली 14 आर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, बिकॉज यही था इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला। बस आप फंडिंग देते रहिए पीछे से, जो भी गवर्नमेंट पावर में, चाहे वो झारखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और आप माइनिंग लीज लेते रहिए, और वहां पे ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनको सरकार पुलिस के थ्रू कुचलती रहती है। The peaceful democratic protest, now focus on this, peaceful democratic protest against the camps have been ignored or were suppressed using the brutal method of lathi charge to burning the sites to firing on the protester। तो ये सब चीजें फिर नक्सलिज्म को और बढ़ावा देंगी। The purpose of the camps is to protect and promote corporate interests, particularly mining interests, at the cost of Adivasi lives and constitutional rights। The activists called for implementation of Panchayati Raj, extension to scheduled areas, that is पैसा जिसको हम कहते हैं, and Forest Right Act। फॉरेस्ट राइट एक्ट मैंने आपके साथ कंप्लीट कर दिया था मेंस 450 प्लस में, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब की। पैसा मैं आपके साथ जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, पैसा को हम लोग बहुत जल्द मेंस 450 प्लस में करेंगे। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे सिर्फ पैसा एक्ट नहीं पूछा जाएगा, वो प्रीलिम्स में पूछेंगे वो ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस और इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी मेंस में, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट मैंने आपके साथ कर दिया था, इसमें जो अमेंडमेंट हुए वो भी करवा चुका हूँ। पैसा एक्ट में आपके साथ जल्दी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर से हमने दो टॉपिक्स निकाले, एक पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए स्टैम्पिडी एंड ये पैसा एक्ट, ठीक है, ये दोनों हम कवर करेंगे जल्दी। अभी आगे चलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एआई एंड साइबर चक्रव्यूह, कुछ पॉइंट्स इन्होंने अच्छे लिखे। ये हमारे फॉर्मर डायरेक्टर रहे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे फॉर्मर। पूरा फोकस जो है वो साइबर अटैक को लेकर, और कैसे ये जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई और ये सब जो आए, ये किस तरीके से एक नया थ्रेट, स्पेशली फेक न्यूज का, ठीक है, एग्जांपल्स में हमने पहले देखा है। जैसे यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का वीडियो बना के जारी कर दिया था कि वो अपने सोल्जर्स को कह रहे हैं सरेंडर कर दो, इस तरह की चीजें। Fears arising out of new threats posed by artificial intelligence and its different manifestations, including generative AI and artificial general intelligence. With expanding horizons of disinformation and cyber threats, the outlook seemed distinctively gloomy। ठीक है, तो ये सब थ्रेट एक नए तरह के, जिनके साथ आज तक सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले डील किया नहीं है, ठीक? और उसी के लिए वो टीवी चैनल्स पे वो रिस्ट्रिक्शन सही लगाई गई है कि आप टाइम और डेट मेंशन कीजिए, आप जो फुटेज दिखा रहे हैं उसका। These are the new variations of digital threats that are beginning to emerge. Disinformation, fake posts, fake videos. The advent of AI seemed to have made it far easier to spread disinformation cloaked in the garb of reality. Deepfakes, वो एक एक्ट्रेस का हुआ था, रश्मिका मंदाना का। Deepfake comprising digitally manipulated videos, audios, images repeatedly hit the headlines today, causing a miasma of disinformation।
Now, a combination of cyber attack and AI-enabled disinformation had and is still causing grave havoc in conflict in Ukraine. ठीक है, Zelensky का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनका फेक वीडियो. There is major disruption in the critical infrastructure like telecommunication and power grid. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम मेंस में पूरा एक 450+ में सेशन कर चुके हैं, क्योंकि ये जो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करना आसान नहीं है. ठीक है, उसको हमने पूरा वीडियो कंप्लीट किया था, उसका प्लेलिस्ट में होगा यूट्यूब पे, देख लीजिएगा. एक ग्लिच इन ए सॉफ्टवेयर अपडेट कंसर्निंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉस्ट ए मैसिव आउटेज. अभी थोड़े दिन पहले हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का. ठीक है, लगभग सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी, चाहे वो फ्लाइट के ऑपरेशन हो, एयर ट्रैफिक हो, स्टॉक एक्सचेंज, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था. हालांकि ये कोई अटैक नहीं था, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही हुआ था, बट ये दिखा सकता है कि अगर इस तरह के मैसिव अटैक हो जाए कल को, तो वर्ल्ड में सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है. This was, however, not a cyber attack, but it provided a preview of the kind of disruption that could take place in the event of cyber attack. एग्जाम्पल दिए इन्होंने कुछ पिछले 2-3 साल के, जैसे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन अकर्ड इन 2017 इन द वेक ऑफ WannaCry ransomware अटैक. इसे इन्फेक्ट किया था करीब 2,30,000 कंप्यूटर्स को इन 150 कंट्रीज. ये बहुत बड़ा अटैक था WannaCry ransomware. आपके कंप्यूटर में भेज दिया जाता था, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह को लॉक कर दिया जाता था, उसके बाद फिर आपको रैंसम पे करनी पड़ेगी उनको, तब जाके वो आपकी फाइल को डिक्रिप्ट करके वापस देंगे. एक और इंसिडेंट था शमून कंप्यूटर वायरस. दिस वाज डायरेक्टेड मेनली अगेंस्ट द ऑयल कंपनीज, जैसे सऊदी अरेबिया की अरामको या कतर की रास गैस. दिस वाज द बिगेस्ट हैक इन हिस्ट्री उस टाइम तक. पेटिया मेलवेयर, इसने अफेक्ट किया था बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, होस्ट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस यूरोप, यूके एंड यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो ये आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ था. तो ये तीनों एग्जांपल अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना. ठीक है, ये आपके आंसर को बहुत अच्छा वेटेज देगा. ये अभी का ही नहीं, आपको पहले के भी पते हैं जो इतने बड़े बड़े अटैक हुए हैं. इसके बाद एक और अटैक हुआ था, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए हुआ था. तो ये माना गया था शायद ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इधर यूएसए या इजराइल ने ही ये बनाया होगा. Stuxnet, it was a malicious computer bomb specifically designed targeting supervisory control and data acquisition system. The target in this case was Iran nuclear program, leading to the inference that it was a state-sponsored, either US or Israel. Okay. So growing cyber threat. The number of victims of cyber fraud and cyber hacking has grown exponentially. Fraudster posing as delivery company agents and making delivery attempts, obtaining personal information for malicious use. A rising curve of false credit card transaction, obtaining personal information to defraud unwitting individuals, compromising business emails is on increase. आपके बिजनेस की तरफ से कोई ईमेल आता है कल को, और उसमें से पता चलता है कि आपसे धीरे धीरे आपकी डिटेल्स ली जा रही हैं. ओके, फिशिंग, इसी को फिशिंग कहते हैं. टू एन अटेम्प्ट टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इवन आपके पिन, ये सब ले लिए जाते हैं इसमें. आइडेंटिटी थेफ्ट इज अमंग द मोस्ट सीरियस डेंजर, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स. हैविंग इन प्लेस फायरवॉल्स, कंप्यूटर में होती हैं, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से जानते होंगे, अदरवाइज नहीं. Firewalls, antivirus defenses, and a good backup and disaster recovery system are not enough. It might be useful to have a chief information and security officer in every company. Okay, तो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रखना चाहिए टू लुक एट देयर सिस्टम, क्योंकि ये सीईओ वगैरह जो होते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम दिस एक्सपर्ट फील्ड. Awareness of the growing danger of digital threat is but the first step in the battle against cyber and AI directed threats. Unauthorized use of generative AI content. Preventing this demands a great deal of efforts and adequate budgetary allocations की जरूरत पड़ेगी हमें. Potentially dangerous digital technologies require more specific and attention of those in charge. There is a need to create a realization that struggle against digital threats call for coordinated action. ठीक है, सभी एजेंसीज को. There is need to counter digital surveillance, disinformation, bullying, manipulation for our survival. तो अच्छा आर्टिकल लिखा था इन्होंने, इन जनरल बातें लिखी, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल हमारे काफी काम के हैं. State must develop capacity to conduct testing and sequencing of virus. Now see, Zika वायरस का आउटब्रेक हमारे यहाँ शुरू हुआ जून 20 में. फर्स्ट केस आया पुणे में. इट कंफर्म्ड केसेस हैव बीन स्लोली बट स्टेडीली राइजिंग. पुणे एपिसेंटर बना हुआ है इस जीका वायरस का, ठीक है, जिसमें वो छोटे छोटे सिर के साथ बच्चे पैदा होते हैं.
Maharashtra reported 88 confirmed cases. Pune is the epicenter with 73 cases out of 88. सबसे ज्यादा इशू है कि इन 88 केसेस में 37 जो हैं वो प्रेग्नेंट वेमेन है। ना इनके लिए क्या इशू है कि ऑल्दो रेयर केसेस में ऐसा होता है, बट ये पॉसिबल है कि जीका वायरस जो इन्फेक्शन है उन लोगों को गुलियन बेयर सिंड्रोम भी हो सकता है। मैं इस पे शॉर्ट नोट आपको न्यूज उसमें दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट। गुलियन बेयर सिंड्रोम क्या है, ठीक है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपको इसकी वजह से हो सकता है कि आपके दिमाग में भी दिक्कत हो सकती है, इन विच इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है, तो फिर ये एक डबल रिस्क हो जाता है। दो रेयर है बट हुआ है फिर भी दिस सिंड्रोम। जनरली तो बेबीज विद स्मॉलर देन एवरेज हेड साइज कॉल्ड एज माइक्रोसिफेली, ठीक है, ये होता है इस केस में, एंड अदर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स। देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, रिस्क ऑफ। अब एक और चीज है जिसकी अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है कि आदमियों के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिट होके भी विमेन में जा सकता है। Less known is the risk of sexual transmission of the virus by infected man due to presence of potentially infectious virus in their semen for at least 2 months. Okay. So हमें इसकी अवेयरनेस बढ़ानी भी जरूरत है ताकि प्रिवेंट किया जा सके वायरल ट्रांसमिशन टू women. As Carol just demonstrated in the latest outbreak of Nipah virus, ठीक है, इसने अच्छा मैनेज किया। गुजरात लर्न इट्स हार्ड वे इन द ऑनगोइंग चंदीपुरा वायरस, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, एंड आउटब्रेक ऑफ एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम केसेस, जो कि हमने अभी पिछले सेशन में ही डिस्कस किया था, जनरली बिहार और यूपी में होता है। It is becoming increasingly important and necessary that states develop capacity to conduct high quality testing and sequencing of viruses that cause frequent and deadly outbreaks. अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के केस आएंगे तो आप सीधे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी में ही टेस्टिंग के लिए भेजोगे, तब तक तो वो और फैल चुका होगा। हमें क्या चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइज लेवल पर टेस्टिंग प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कोविड के लिए की गई। कहीं भी गली मोहल्ले चौराहे में मार्केट में आपके टेस्ट हो रहे थे, वैसी प्रोवाइड करनी होगी हमें अगर हमें इन डिजीज को टैकल करना है। उससे फायदा ये होगा, देयर वुड बी रिडक्शन इन द लीड टाइम टू टेस्ट रिजल्ट इज द की टू instituting timely public health response that can limit the virus spread and stop an outbreak. Okay. Advantages of decentralized testing and sequencing, and this should be replicated for every pathogen that causes deadly outbreak. तो जैसा हमने कोविड के टाइम पर डिसेंट्रलाइज टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, उसी तरीके से हमें इनके लिए भी तैयार करना चाहिए ताकि ये ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। ओके, दलित पॉलिटिक्स ये अभी नहीं, बट मैं जब आपके साथ हिस्ट्री के लेक्चर्स करवाऊंगा ना तब मैं करवा दूंगा ये सब। दलित पॉलिटिक्स क्या है, हमारी ट्रेड यूनियंस वगैरह की पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो सब हम हिस्ट्री में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेट के एग्जांपल दिए हैं और अच्छी एग्जांपल लिए हैं कि विद इन एससी विद इन एसटी भी बहुत वेरिएशंस हैं। जैसे आप आंध्र प्रदेश का देखिए यहाँ पे, अब ये जो नंबर 1 है ये सिग्निफाई कर रहा है अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन मतलब इस पर्टिकुलर सब कास्ट ऑफ एससी की अर्बन एरियाज में रहती है, ये अर्बन पॉपुलेशन सिग्निफाई कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, कितने परसेंट उनके मैट्रिकुलेट एजुकेशन तक ले चुके हैं, यानी 15 साल तक जो पढ़ाई कर रहे हैं, कितने इनमें से ग्रेजुएट हैं और कितनी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लेबर में एंगेज है। तो अब आंध्र प्रदेश में देखिए इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 2 सब ग्रुप का, आदि द्रविड़ एंड बयागारा। यहां पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 6% ऑफ बयागारा अर्बन एरियाज में रहते हैं, जबकि 15% आदि द्रविड़ अर्बन एरियाज में रहते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर लेबर्स में देखिए तो यहाँ पे 65% अर्बन एरियाज में, ये 55% इसमें, और इससे भी ज्यादा आपको दिखेगा बिहार में। एक ग्रुप हमने लिया है पासी, दूसरा लिया है मुसाहर। अब आप देखिए कि मुसाहर 87.5% एग्रीकल्चर लेबर का काम कर रहे हैं, जबकि पासी में से 46% काम कर रहे हैं। राइट, पासी में ऑलमोस्ट 19% अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, मुसाहर में सिर्फ 3.4% अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में रहने का सीधा सीधा लिंक है आपके एजुकेशन लेवल से। आप अर्बन एरियाज में रहेंगे आपको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, तो पासी यहाँ पर बेटर कॉम्पीट कर पाएंगे विद इन रिजर्वेशन, एससी रिजर्वेशन रादर देन मुसाहर। राइट, सिर्फ इनके 0.1% पीपल अमंग दी मुसाहर, जस्ट 0.1% पीपल आर ग्रेजुएट, पासी में 4.4% आर ग्रेजुएट। अभी हम जनरल या ओपन कैटेगरी से कंपेयर नहीं कर रहे, बट हम विद इन एससी भी कंपेयर कर रहे हैं कि एससी में भी जो रिजर्वेशन के बेनिफिट थे वो बराबर नहीं मिले हैं लोगों को। राइट, सिमिलरली महाराष्ट्र में देखिए भांबी
इनमें सिर्फ 2.6 लोग एग्रीकल्चर लेबर हैं, बट मांग में देखिए 57% एग्रीकल्चर लेबर है। तो फिर दोनों के लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट बराबर मिल पाएगा क्या? नहीं मिलेगा। यही सब देखकर सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन अलाउ किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन स्टेट्स के इन्होंने एग्जाम्पल लिए हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह के। ओके, यहाँ पर आपको एसटी का डेटा दिया हुआ है, पूरा याद भी नहीं रखना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये सब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। छोड़िए सेबी चीफ को, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। कवच, काफी ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए। अब देखिए दो चीजें होती है, जब आप दो कार इमेजिन कीजिए, एक कार आगे चल रही है, एक कार पीछे चल रही है। अब इसको क्या चीजें चाहिए होगी? फर्स्ट इज कि इसमें जो डिवाइसेस लगे होंगे, पीछे वाली कार में जो सिस्टम लगेंगे, उसको एक तो आगे वाली कार की स्पीड पता होनी चाहिए, दूसरा दोनों कार के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता होना चाहिए, और खुद की स्पीड पता होना चाहिए। अगर ये गैप रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो समझने लगेगा कि ये कोलिजन अब हो सकता है। तो यहां पर दो ड्राइवर ने अभी इंडिकेशन नहीं दिया होगा ब्रेक को कि ब्रेक लगो, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम अब एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एक्टिव हो जाएगी। right? जैसे ये डिस्टेंस हद से ज्यादा कम होता फील होगा। अब इसके लिए ऑब्वियसली है कि सेंसर भी लगाने पड़ेंगे उसमें, ठीक है, ये सब डिवाइस लगाने पड़ेंगे। ऐसा सिस्टम भी लगाना होगा जो ऑटोमेटिकली ड्राइवर के मैसेज को भी ओवरराइड कर सके। ठीक है, यही होता है अवॉइड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और ऐसा ही एक अवॉइडेंस सिस्टम हमने बनाया था रेलवेज के लिए, कवच सिस्टम। ठीक है, हालांकि कवच सिस्टम में सरकार ने कहा इसमें कॉस्ट आएगी 64,000 करोड़, तो हम इसको धीरे धीरे फेजेस में इन्वेस्ट करेंगे। जबकि हम 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक हाई स्पीड रेल बनाने में, और यहाँ पर 64,000 करोड़ खर्च करने में हम लोग को इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। दो वो लोन से आया है जापान से, वो अलग बात है, तो वही लोन हम लोग अपने कवच सिस्टम के लिए भी ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट कितने ज्यादा हो रहे हैं रेलवे में, ठीक है, डेथ तो लोगों की हो रही है ना अल्टीमेटली। तो ये हमारी प्रायोरिटी पे होना था। हाई स्पीड रेलवे कैन स्टिल वेट फॉर फ्यू ईयर्स। The collision avoidance system is a collection of technologies to help a vehicle steer clear of another vehicle or obstacle. Most collision avoidance system device requires two pieces of information, preferably in real time. First, location of all the other vehicles and location of अपनी खुद की गाड़ी, location of this vehicle relative to other vehicle. ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगा देते हैं इमरजेंसी के टाइम पर। CAS will have to be connected to the back car's braking system and be able to override the driver's instruction. अगर मैंने ब्रेक नहीं भी लगाए लेकिन दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस हद से ज्यादा कम हो गया है तो वो ब्रेक अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक सेंसिंग टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी टू ट्रैक द फ्रंट कार, लाइक रडार या लिडार या फिर कैमरा विद ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। तो कवच सिस्टम हमने बनाया था रेलवे के लिए। In the spate of train accidents in India, sluggish implementation of Kavach, the homegrown cash for Indian Railway. ठीक है, पूरा इंप्लीमेंट हम कर नहीं पाए लेकिन अभी तक। इकोनॉमी पेज पर हमारे काम का कुछ नहीं है आज। रशिया के साथ हमने ट्रेड डेफिसिट कम करने पर हमारा उनके साथ ट्रेड हो चुका है $65 बिलियन का। ठीक है, लेकिन इसमें $61 बिलियन रशिया के फेवर में, हमारा हार्डली $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पर दोनों देशों ने बात की है कि हम लोग ये ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहिए टू अचीव मोर बैलेंस बायलैटरल ट्रेड प्रेजेंटली स्क्यूड हैवीली इन मॉस्कोस फेवर। और साथ में सेट किया था बायलैटरल टारगेट कितने का, $100 बिलियन बाय 2030। A bilateral annual target of $100 billion to be achieved by 2030 from about $65 बिलियन 23-24। तो उसके लिए हमें इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। बाकी इंडो रशिया पर पूरा डिटेल में हम लोगों ने 450 प्लस में सेशन कर लिया था, राइट। तालिबान, अब देखिए जब से तालिबान रिटर्न हुआ है, अब ये तो कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा लिबरल तो दिख रहा है, डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने अभी यूएन के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी की थी जो कि बहुत बड़ी बात है। और रशिया ने यह भी कहा है कि वो तालिबान को टेररिस्ट के ग्रुप की लिस्ट से निकालेगा। ठीक है, चाइना ने इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिया चाइना में, और सॉरी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पास है क्या ऑफर करने के लिए चाइना या वर्ल्ड को? दो चीजें, एग्रीकल्चर लैंड एंड मिनरल। अफगानिस्तान हैज ग्रेट मिनरल एंड एग्रीकल्चर पोटेंशियल, बट प्रॉब्लम क्या है उसके यहाँ पे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो तो चाइना पलक झपकते बना देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाइना के लिए बच्चों का खेल है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। देन देयर इज लैक ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन एक्सपर्टीज। तो अल्टीमेटली अगर हम बाकी का वर्ल्ड उससे दूर रहेगा, इंडिया दूर रहेगा, बाकी कंट्रीज दूर रहेंगी, तो उस पूरे वैक्यूम को फिल करने के लिए एक कंट्री तैयार बैठी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, वी आर चैंपियन इन दैट। ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन एक्सपर्ट्स चाहिए, हम आपके लोगों को ट्रेन भी कर देंगे और अपने लोग को भी भेज देंगे। वो तो यही काम करता है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है तो वो भी चाइना के पास भर भर के है।
मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, उसके लिए स्किल की जरूरत होगी तो वो चाइना ही देगा उनको। एंड वर्ल्ड बैंक वॉन्ट देम ऑफ जीरो ग्रोथ एज वेल। द ओनली थिंग इज दैट वर्ल्ड वॉन्ट्स फ्रॉम तालिबान इज कि बी लिबरल। ओके, बट इनने विमेन पर जितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है उस वजह से वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा है, हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। 6th क्लास से आगे पढ़ने नहीं देंगे, फिर आपने ब्यूटी पार्लर्स बंद करा दिए हैं। ठीक, सरिंदा ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है। एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। इन लोगों ने अपने यहाँ पे म्यूजिक भी बंद करा दिया है। अगर म्यूजिक गलत होता, ये कहते हैं अन इस्लामिक है, तो फिर तो पूरे अरेबियन पेनिनसुला में बंद हो जाना चाहिए। इंडिया में तो हमारा पूरा बॉलीवुड इन्हीं से भरा हुआ है। तालिबान गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड पब्लिक परफॉर्मेंसेज ऑफ म्यूजिक, डीमिंग इट अन इस्लामिक, लिविंग थाउजेंड्स इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री डेस्टिट्यूट। उनको आपने बेरोजगार बना दिया। सिमिलर ऑर्डर वॉज गिवन फॉर ब्यूटी सलून्स, आपने वो भी बंद करा दिए। अल्टीमेटली लोग और बेरोजगार होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके साइन न्यूक्लियर ट्रांसफर डील फॉर आकुश सबमरीन। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो इसके बारे में जान लीजिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। वो नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं अभी इसी में नीचे। और दूसरा चीज कि इससे हमारे पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पीस स्टैब्लिश करने में कैसे मदद मिलेगी। क्वाड ऑलरेडी था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद भी ये लोग यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया इन तीनों ने मिलकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अब न्यूक्लियर ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हो, पूरा टारगेट चाइना है, सब जानते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको नोट्स दे दिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आप सेल्फ रीड कर सकते हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूएस ने ये वार्निंग दी है दैट ईरान कुड लॉन्च सिग्निफिकेंट अटैक ऑन इजराइल। तो क्यों कर रहा है ये लॉन्च? क्योंकि हमास के जो चीफ थे इस्माइल हनी, इनकी हत्या इजराइल ने कहा की? ईरान की टेरिटरी पे। तो ईरान उसका रिवेंज लेना चाहता है। दूसरा, नॉर्दर्न में लेबनान में हिजबुल्लाह के भी जो एक और कमांडिंग ऑफिसर थे फौज शुक्र, उनको भी असैसिनेट कर दिया था इजराइल ने। तो अब आप कह सकते हो कि इजराइल पे इस वक्त डबल थ्रेट मंडरा रहा है, नॉर्थ से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का, ठीक है, ये भी रिवेंज लेने को बैठा है, और इधर से ईरान का भी ये भी रिवेंज लेने को बैठा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज रशिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एंड ए गाइडेड मिसाइल सबमरीन टू द रीजन। ऐसा सपोर्ट अमेरिका किसी कंट्री को नहीं करता जैसा इजराइल को करता है, और करना भी चाहिए उसको, क्योंकि वेस्ट एशिया में उसके लिए अगर कोई सबसे अच्छा पार्टनर है तो वो यही है। अफगानिस्तान तालिबान इसको डिप्लोमेटिक विन एंड कंसोलिडेट पावर। अब कम टू दिस, 3 years into its rule, Taliban government has achieved some diplomatic wins even as it consolidated power and enforced its strict version of Islamic law. ठीक है, 6th क्लास से आगे बच्चों को पढ़ने नहीं देता, म्यूजिक बैन कर दिया, अपने यहाँ पर औरंगजेब की तरह अपने यहाँ पर ब्यूटी सैलून बैन कर दिए। तालिबान रूलर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट विदाउट ऑफिशियल रिकग्निशन फ्रॉम एनी कंट्री। ऑफिशियली किसी कंट्री ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया। 2 काफी कंट्रियों की एम्बेसी अभी भी ऑपरेट कर रही है वहां, बट ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दिया गया है, ठीक है। बिकॉज उनका कहना है कि आप विमेन पर हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए। देयर इज वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड थ्रेट ऑफ टेररिज्म। तालिबान गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड नेशन होस्टेड टॉक्स इन जून इन कतर टू डिस्कस इकोनॉमिक इश्यूज एंड काउंटर नार्कोटिक्स एफर्ट। ठीक है, ड्रग्स बहुत होता है इनके यहाँ, भेजा भी जाता है अलग अलग देशों में, ईरान में, इंडिया में, तो वो एक इशू था। दूसरा इकोनॉमिक इशू इनके खुद के कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है आपके यहाँ, लोग भूखे हैं, मर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करना है आपको। तो इसको, ये जो टॉक्स हुई है यूएन के साथ जून में, इसको ये लोग मानते हैं दिस इज अ प्रूफ दैट अफगानिस्तान हैज कम आउट ऑफ आइसोलेशन। यूएन आपसे बात कर रहा है, ठीक है, चाइना आप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको लगता है हम आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। UN described restrictions on women in Afghanistan as gender apartheid. Next is, अभी वर्ल्ड को फोकस करना चाहिए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इन अफगानिस्तान। पहले आप फोकस कीजिए इकोनॉमी पे, ठीक है, रादर देन उनके इस्लामिक या विमेन पे रिस्ट्रिक्शन पे, बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नेचुरली ब्रिंग विद सम सॉर्ट ऑफ ओपनिंग फॉर पॉलिटिक्स एज वेल। आज आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करोगे, लोग की लाइफ बेटर बनाओगे, कल को पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी डिमांड आने लगती है। जैसे आज सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, आज उसने अपना जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब उसने ओपन कर दी है, वो नई सिटीज बना रहा है, फॉरेन से एक्सपर्ट्स बुला रहा है, ठीक है। आई थिंक अभी यूएई में ही हुआ था, दुबई में, ठीक है, जो आपके फुटबॉलर आई थिंक रोनाल्डो, वो अपनी वाइफ के साथ थे, एंड शी वॉज इन बिगनिंग, जो कि इतना अलाउ नहीं होगा वहां, बट कर रहे हैं, आजकल ओपन हो रही है। एक बार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री में, रिचनेस आ जाती है, तो फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और थोड़ी लिबर्टी भी आने लगती है। तो फिलहाल अफगानिस्तान को अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, वर्ल्ड को उसकी मदद करनी चाहिए उसमें। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान एंड सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड द डी फैक्टो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द काबुल।
ठीक है, ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दिया लेकिन तालिबान रिजीम को। अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना डिफरेंट थिंग, और ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लेना तालिबान को, दैट इज डिफरेंट थिंग। Russia is also preparing to remove Taliban from the list of terrorist organization, while Beijing has appointed its first ambassador to Kabul since the takeover। अब ये सब क्यों एंगेज कर रहे हैं? सब एंगेज इसलिए कर रहे हैं इनके साथ क्योंकि यहाँ पे तालिबान से बड़ा थ्रेट है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन। ये ज्यादा बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड के लिए। और पाकिस्तान ने ये फेक लॉजिक सेल कर रहा था ये रशिया को काफी टाइम से कि हाँ ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान नहीं है, ये गुड तालिबान है। दिस गुड तालिबान कैन बी यूज टू काउंटर द इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन थ्रेट। ऑलराइट, इसलिए रशिया तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है, उसको टेररिस्ट ग्रुप से भी निकाल रहा है। Fears over the growing security threat from the Islamic State group branch in the region known as Islamic State Khorasan province has also spurred this engagement. UN की UN warned that Islamic State Khorasan posed the greatest external terrorist threat to Europe and was growing in strength. इसलिए यूएन कह रहा है कि चलो तालिबान अगर लिबरल है और वो तरीके से रह सकता है तो ठीक है, इस्लामिक स्टेट तालिबान को हम यूज करेंगे इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन को काउंटर करने में, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट अल्टीमेटली यूरोप को ही टारगेट करना चाहता है। The Taliban authorities still allocate a large part of their national budget to security despite Afghanistan no longer being at war and its economy in dire state। आपकी इकोनॉमी डूब रही है लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी को इतना ज्यादा बजट एलोकेट कर रहे हो। आप कहीं पे वॉर नहीं कर रहे हो अभी, लेकिन आप फिर भी सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन को बढ़ने नहीं देना है। गवर्नमेंट अफेयर्स आर मोस्टली रन थ्रू रिलीजियस एडिक्ट्स फ्रॉम द रेक्लूसिव सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह। Politically, there is no visible opposition, parties are banned, there are no elections as well. Okay. Popular protest virtually non-existent. Provincial councils बना दिए हैं बस इन लोगों ने, जिसमें क्लैरिक्स एंड ट्राइबल लीडर्स होते हैं। आपको आप सेल्फ रीड कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ, प्रीलिम्स के टाइम पे समझाई थी मैंने। सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर बैलेंस टू चाइना, स्ट्रेंथनिंग कोर डायनेमिक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेटरेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? पूरे पैसिफिक में पीस लाने के लिए तो मिलिट्री बैलेंस करेगा ये चाइना को, अलायंस बनाएगा, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स हैं लेकिन, एंड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट पावर ब्रिंगिंग डाउन रिजीम्स, ये पहली बार नहीं हुआ है। श्रीलंका में तो हमने देखा ही था, ठीक है। ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ था? कोटा सिस्टम के अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को कोटा का फायदा मिल रहा है जो रूलिंग पार्टी के करीब थे। They turned violent, resulting in death of over 300 people in Bangladesh. Students and other young people have frequently played pivotal roles in the popular uprising around the world that have brought down governments and forced them to change policies. तो ये कल को मेंस में भी आ सकता है कि कैसे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर सकती है कंट्री को। बांग्लादेश में देख लिया हमने, श्रीलंका में देख लिया। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, शॉर्टेज थी फ्यूल, कुकिंग गैस, अदर एसेंशियल्स की, और पावर आउटरीच की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और अल्टीमेटली राजपक्सा फैमिली को बाहर जाना पड़ा था। Protesters stormed his official residence, forcing him to flee the country. He resigned after taking temporary refuge in Maldives. ठीक है। इसके अलावा और भी अपराइजिंग हुई है स्टूडेंट्स की वजह से ही, जैसे नवंबर 1973 में यहाँ पर एथेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, वहां पर मिलिट्री जनता रूल कर रही थी उस टाइम पिछले 6 साल से, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किए थे। मिलिट्री ऑफिसर सीज्ड, सॉरी, उन लोगों ने पावर छीन ली थी 1967 के कूप में, और इनको हटाने में स्टूडेंट्स ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये सब एग्जांपल आपको कोट करने चाहिए कि डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट जब भी कोई लड़ा है तो स्टूडेंट ही है। चाइना में भी कोशिश की थी इन लोगों ने, लेकिन तियानमेन मैसेकर हम लोग जानते ही हैं, टैंक्स चारों तरफ मिलिट्री टैंक्स ने घेर के बच्चों को ब्लास्ट कर दिया था। ओके, देन नेक्स्ट इज, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर अमेरिका का। अमेरिकन स्टूडेंट्स हैव लॉन्ग बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूएस इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम, ठीक है। 30 ईयर्स तक लड़ता रहा अमेरिका वहां। When President Nixon, Richard Nixon authorized attack on neutral Cambodia in 1970, अब वियतनाम के साथ साथ अमेरिका ने ऑर्डर कर दिया था कि कंबोडिया में भी बम्बार्डमेंट शुरू करो, तो स्टूडेंट्स ने ही प्रोटेस्ट किया पहले। दे प्रोटेस्टेड द बॉम्बिंग ऑफ कंबोडिया। ओके, then the events also played a pivotal role in turning public opinion against the conflict in Southeast Asia। तब जाकर अमेरिका ने वियतनाम से बाहर निकला था, तो वहां भी स्टूडेंट्स ने ही आवाज उठाई थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन ईस्टर्न यूरोप इन 1989, सबसे फेमस डेमोन्स्ट्रेशन थे चेकोस्लोवाकिया के, ठीक है। वहां पर इन लोगों ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी लड़े, और उसके सबसे अच्छी उसको वेलवेट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इनफैक्ट नॉन वायलेंट नेचर का था, और रिजाइन करना पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को।
और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका 92 में चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट हुआ बिटवीन चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, और वो भी बहुत ही पीसफुली, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, आराम से स्प्लिट हो गई। ओके, तो ये 4-5 एग्जांपल है जहां स्टूडेंट्स का रोल है इसमें। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड डू जॉइन दी 450 प्लस कोर्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये अलॉन्ग विथ न्यूज एनालिसिस आपकी पूरी मेंस की प्रिपरेशन का ध्यान रखेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।